गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्शन आईएएस का जो 90 डेज़ प्लानर चल रहा है उसका पॉलिटी सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है प्रस्तावना, सेकेंड है संविधान की प्रकृति, संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संविधान का एक हिस्सा है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसका स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, यह न्यायालय में लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका पहला तो ये था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, 1960 में जब बेरूबाड़ी केस जब आया था तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, जब संविधान का भाग ही नहीं माना गया तो बोला गया कि इसमें 368 के तहत इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। बट 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही है, बस रिकॉल हो जाना चाहिए क्वेश्चन बनाने के टाइम में। तो 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, 1973 ईस्वी में आया था केशवानंद भारती केस। उन्होंने बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और जब संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु अगर मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि केशवानंद भारती केस आता है। बेरूबाड़ी में तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया प्रस्तावना को कि संविधान का भाग है। ठीक है, लेकिन 1973 में जब केस आता है केशवानंद भारती केस, तो उसमें संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है और उसको संविधान का भाग भी माना, लेकिन मूल ढांचा होगा तो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। और इसी तरीके से एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो है आप लोगों को पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जब आया। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम में आया था। ठीक ना, 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला क्या था, समाजवादी। ओके, सेकंड था आपका पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और एक था अखंडता। ओके, तो ठीक है, बेरूबाड़ी केस बना जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो भाग ही नहीं है। और लेकिन केशवानंद भारती केस जब आया 1973 में, उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग भी माना गया और उसमें बोला भी गया कि संशोधन किया जा सकता है। इस तरीके से 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ और 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना के आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। इट मीन कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी विषय वस्तु जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता तो है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक्सप्लेनेशंस का देख लेते हैं 3 नंबर का। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, तो पहला है आपका कि क्या BR अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था। जी नहीं, NA पालकीवाला ने कहा था प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र, NA पालकीवाला। ठीक है, NA पालकीवाला। ठीक है, कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। सेकंड क्या बोल रहा है कि 1960 ईस्वी में बेरूबाड़ी यूनियन मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। जी नहीं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि बेरूबाड़ी केस जब बना 1960 ईस्वी में, तो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया और उसमें संशोधन भी नहीं हो। जब भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं होगा, ये बेरूबाड़ी केस 1960 ईस्वी में बोला गया था। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर देखते हैं हम लोग
LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। ये सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन केवल 3 सही हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि LIC जब केस आया LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वही 1973 के केस में जो केशवानंद था उसको दोहराते हुए कहा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ऐसे मैं रीड कर देती हूँ। अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र नहीं बताया था। NA पालकीवाला ने, ठीक है, मैंने जैसे कि बोला कि NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहे हैं कि कथनों पर विचार करने। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो आपको डायरेक्टली नीचे देखना है कि ये क्या बोल रहा है, कथन सही चुनने बोल रहा है या गलत, क्योंकि अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। ये ऊपर तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर देते हैं, लेकिन सही बोला है या गलत ये अक्सर हम लोग चूक हो जाती है हम लोगों से। तो इसलिए हम लोग टेस्ट वगैरह जब देंगे तो उसमें ध्यान देने की बात ये होती है कि यहाँ पे सही पूछ रहा है या गलत, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये छोटी सी चीज़ की वजह से हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन जानते रहते हैं, पढ़े रहते हैं, फिर भी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को अपनाया था। जी नहीं, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश ही किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 1947 ईस्वी को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। जी हाँ, अपनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माता के मस्तिष्क को दर्शाता है। ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि 2 और 3 सही है। तो आइए चलिए एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देते हैं क्या है कि हाँ, कथन में एक गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने में पेश भी किया था। ठीक है, उसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या हुआ, अपना लिया गया। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाया गया तथा यह संविधान निर्माताओं की मानसिकता को दर्शाता है। इसका मतलब कि संविधान का जो आप प्रस्तावना अगर पढ़ते हैं तो हमारा संविधान कैसा चाहिए, नहीं चाहिए, हर एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन है, और ये मानसिकता को ही दर्शाता है। किसी का इंट्रो अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा हो। उस तरीके से अगर प्रस्तावना को आप पढ़ते हैं एज अ इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं कि संविधान में क्या चीज़ है और क्या नहीं है, वो प्रस्तावना को पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तावना की संशोधनीयता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें सही कथन, फिर हम लोग देखेंगे कि सही कथन चुने बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमेशा हर क्वेश्चन में आपको देखना है कि वो सही पूछ रहा है या गलत। अक्सर यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं कि सही है या गलत, और कभी कभी गलत भी रहता है, तो हम लोग सही टिक केयर करके निकल जाते हैं। चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में केवल एक बार संशोधन किया गया था। ये सही है, मैंने बताया था प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, नहीं, 3 शब्द ही जोड़े गए थे। वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 आउट से, हाँ, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था पहले ही कि संविधान में एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो मैंने बताया था कि क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, 368 के माध्यम से इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मूल ढांचा अगर कहीं पे पाया जाए तो संशोधन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 7 नंबर है कि प्रस्तावना में संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करिए कि क्या संविधान, पहला है आपको बोल रहे हैं ऑप्शन कि संविधान में संप्रभु शब्द को परिभाषित किया गया है। जी नहीं, ऐसा संविधान में कोई नहीं है। ठीक है, ये प्रस्तावना में किया गया बात है।
संप्रभु शब्द का अर्थ है कि राज्य को संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। जी हाँ, है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपका बी नंबर थर्ड। 1973 में केशवानंद भारती मामले में संप्रभुता को संविधान का मूल ढांचा माना गया था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिर्फ ये संप्रभु शब्द का अर्थ होता है राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है। राज्य का मतलब स्टेट मत समझ लीजिए कि ये सरकार की बात कर रहा है। यानी कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे कि हमारा देश अभी संप्रभु है, इंडिया संप्रभु है, क्योंकि हम अगर अपने देश में कोई भी कानून बनाते हैं तो ये नहीं कि अभी हम ब्रिटेन या यूएसए से ऑर्डर लेके कानून बनाते हैं। पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था, जब हम लोग जब अंग्रेज़ों के शासन से यहाँ कानून बनाने के लिए क्या होता था, वहाँ से ऑर्डर आता था, तब यहाँ कानून कोई बनता था। बट अभी नरेंद्र मोदी जैसे कि यहाँ के सरकार हैं, तो वो क्या है कि उनको कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो वो डायरेक्टली वो डिसीज़न लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा देश संप्रभु है, हमें किसी से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और हालांकि संविधान संप्रभुता को परिचालन या परिभाषित अर्थ प्रदान नहीं करती, ठीक है। सिंथेटिक्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1990 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि संप्रभु शब्द का अर्थ है कि राज्य के पास संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। आप लोग बुक तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद से पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस एक रीड कर देती हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद बुक पढ़ते हैं तो अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा, क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा दिन तक माइंड में रहता है। तो चलिए आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लिए। हाँ, ये क्या बोला था कि इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संविधान के मूल ढांचे में मूलभूत तत्वों में से एक के रूप में जोड़ा था, ठीक है, न कि केशवानंद ने। ओके, इंदिरा गांधी बनाम राज्य ने संप्रभु शब्द को मूल ढांचे के रूप में मूल तत्वों में से एक रूप में जोड़ा था, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना की विशेषता का समर्थन करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना की विशेषता का समर्थन करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता सहित मूल रूप से मूल्यों पर और सिद्धांतों को रेखांकित करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रस्तावना तो संविधान की कुंजी के रूप में वर्णित करने का समर्थन करता है, क्योंकि प्रस्तावना उन मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को रेखांकित करती है जिन पर संविधान का निर्माण किया गया है, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और हम आपको बता दें कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो ये 3 शब्द हैं, ये रूस से लिया गया, ठीक है, रूस की क्रांति से न्याय, स्वतंत्रता, समानता रूस से लिया गया। ओके, आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे देश में विभिन्नताओं में एकता का देश कहा जाने वाला हमारा भारत देश है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर है, संस्कृति है, हर एक चीज़ बहुत सारी है, लेकिन फिर भी उसमें एकता देखने को मिलता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब है कि सरकार कानून का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो सबको एक मानता है, ठीक है। आइए चलिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं और इसका ऑप्शन भी देखते हैं कि क्या सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द, ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में जोड़ा गया था, सही है। आप लोगों को पहले ही बता दी कि 42वां संविधान संशोधन करके 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सेकंड क्या बोल रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 25-28 धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने के बाद संविधान में शामिल किया गया था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब संविधान बना तभी आर्टिकल जुड़ गया था, संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है, तो ये गलत हो जाएगा।
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मकता अवधारणा को दर्शाता है। जी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। केवल मेरे ख्याल से तो एक सही हो जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि क्या ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि 1 और 3 इसमें ऑप्शन में नहीं है। ये तो सही हो जाता, बट यहाँ पे ऑप्शन में 1 और 3 नहीं है, तो सिर्फ एक कथन सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कि ऑप्शन आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी बोल रहा है, पर ये सही नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में बी है ही नहीं। बी में 1 और 2 दिया हुआ है, जो कि 2 नंबर गलत होगा। ठीक है, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो वो A1 ही सही होगा, क्योंकि 3 नंबर सही होता, वो भी सही नहीं है। यहाँ लिखा है 3 नंबर भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि देश में सभी धर्मों का राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, आगे देखेंगे अतिरिक्त जानकारी में क्या लिखा है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा सभी धर्मों को समान समर्थन पर जोर देती है, चाहे उनकी ताकत कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी विशेष धर्म पक्ष ना ले। मैंने जैसा कि बोला कि सरकार या कानून का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे उसमें जैसे कि इंडिया ही में बहुत सारे धर्म हैं जिसकी बहुलता, कोई अल्पसंख्यक में आते हैं, कोई बहुसंख्यक में आते हैं, लेकिन सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, 42वां संविधान से जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो गणतंत्र से रिलेटेड आ गया है। चलिए ये गणतंत्र का मतलब आपको बता दें कि जनता का शासन। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वंशानुगत कुछ ना हो, चुनाव करके हम अपने प्रतिनिधि को चुनें और वही डिसीज़न लें। ठीक है, उसकी विशेषता ये हो जाएगी गणतंत्र की कि हम अपने अप्रत्यक्ष रूप से हम जनता के द्वारा चुना गया। और वो तो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये मैंने सोचा था कि 15-15 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो छोटा सा वीडियो एक और होगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और चलिए आइए, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।